गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले की क्लास में बताया था कि हम लोग की थ्योरी की क्लास शुरू होने वाली है। थ्योरी में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए उसी चीज के सीरीज को जो है मैं शुरुआत करते हुए आज आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर का, वो टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि इससे आपके कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन हर बार की प्रैक्टिस पे, हर बार के एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है? चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या होती है। देखिए बुद्धि जो होती है, सभी आपको पता है कि सभी लोगों की अलग अलग होती है। सभी का बात करने का, व्यवहार का, सोचने का जो हमारा तरीका होता है वो सभी अलग अलग होता है। और इसी विषय पर, इसी पे हमारी जो चर्चा हुई है, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने जो है वो विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं में से जो है हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो है वो आपके उसी में उनका भी एक नाम है। उन्होंने भी जो है अपना एक सिद्धांत पेश किया है। उस सिद्धांत का जो नाम है वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए आपके जो एग्जाम होता है, एग्जाम में जो आपका एक बुद्धि, द्विबुद्धि, त्रिबुद्धि, ये सारे सिद्धांत आपके बहुत अब प्रश्नों में नहीं आते हैं, ठीक है ना? इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको उसको पढ़ने की बहुत जरूरत है। बस एक बार एक आप एक नजर डाल सकते हैं उसके बारे में। डिटेलिंग में जो है हमारा ये यहाँ से शुरू करते हैं। गिलफर्ड है, थर्स्टन है, ये सब आपके जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसी पे ध्यान देते हैं। और इसका इस सीरीज में जो है हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो अपनी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का जो नाम है वो क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना? बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक। अब देखिए हम लोगों ने पहले देखा था, हम लोगों ने पहले जाना था कि बुद्धि क्या है। वो तो बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? हमारे जो, हम किस परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में किया गया जो हमारा व्यवहार होता है, ठीक है ना, किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है। अब अगर हम बुद्धि की बात करें, ठीक है ना, तो किसी विशेष परिस्थिति में जो हमारा किया गया व्यवहार होता है वही हमारा बुद्धि कहलाती है। क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या है, ये जो है हम अपने, इसका जो कार्य है उसी के आधार पर हम इसका अवलोकन करते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में किया गया व्यक्ति विशेष का व्यवहार, परिस्थिति में किया गया, किया गया गया व्यवहार। अब यहां पर बात आती है कि भाई ऐसा होता तो हमारी बुद्धि जो है सबकी एक जैसी होती, तो हमारी किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की किसी अन्य अन्य चीजों में विशेषताएं होती हैं अलग अलग। तो वो क्यों होती है? तो वो जो होती है वो क्या होता है, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, ठीक है ना। परिस्थिति प्लस हमारा वातावरण, वातावरण प्लस हमारा जो है वो अनुवांशिकी,
प्लस हमारी समझ, ये सब व्यक्ति को एक अलग विशेष बनाती है, ठीक है ना। ये हमें अलग करती है। सबकी चीजों में जो है हम एक कार्य तो करते हैं, पर कार्य का तरीका जो होता है वो हमारा अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी से हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने क्या बोला था। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने जो अपना बहुबुद्धि का सबसे पहली बात, तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या थी, फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है, फ्रेम ऑफ माइंड। उस समय क्या है, उन्होंने अपना जो थ्योरी थी, जो अपनी थ्योरी थी वो क्या थी, बहुबुद्धि या मल्टीपल थ्योरी, बहुबुद्धि, उस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था, बहुबुद्धि सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो है उनकी जो बुक है, हो सकता है कभी कभी किताबें जो आती हैं आपकी, वो सारी चीजें आपको पूछ लेता है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। बहुबुद्धि का सिद्धांत उन्होंने दिया, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो उनको क्या है, उन्होंने क्या दिया था। अब ये दिया कब था, ये भी आप लोग जान लीजिए, 1983 में। कब दिया था, 1983 में दिया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपने, कि इन्होंने बोला क्या था। देखिए, जो एक गार्डनर महोदय के बारे में जानने की बात है, वो क्या है कि हमारा जो है वो क्या है, हम गार्डनर महोदय जो है वो क्या है, आईक्यू को नहीं मानते हैं, ठीक है ना, आईक्यू को नहीं मानते हैं, ठीक। आईक्यू को इन्होंने नकार दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे आईक्यू जैसी कोई चीज हमारे में होती नहीं है। इनका क्या कहना था कि जो हमारी बुद्धि होती है, ठीक है ना, कुछ विशेष विशेषताओं का जो समूह होता है वही हमारी बुद्धि होती है, ठीक है ना। कुछ विशेष विशेषताओं का समूह, विशेष विशेषताओं का समूह ही हमारी बुद्धि है। जबकि इसके पहले के जो आपके मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी बुद्धि होती है, किसी ने कहा था उसमें, अगर हम किसी एक चीज में परफेक्ट हैं, हम अगर गणित में परफेक्ट है तो हम अन्य चीजों में उसमें परफेक्ट होंगे। हाँ, मतलब ये सारी चीजें, किसी ने जब 2 फैक्टर दिया था तो उसमें उन्होंने जी और एस की बात की थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि हमारे लोगों में, हम सारे लोगों में जो हमारी बुद्धि होती है वो क्या होती है, बहुत सारी हमारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे हमारे अंदर गुण होती हैं। अब सब व्यक्ति में बात उठती है, कोई बहुत अच्छा संगीतज्ञ है, कोई बहुत अच्छा लेखक है, कोई बहुत अच्छी कविता लिखता है, कोई बहुत अच्छा वो जो है वो तर्क कर लेता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें, कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है। तो ये सारा जो कारण है, तो इसी कारण को उन्होंने बताया, क्योंकि ये जो विशेषताएं तो होती हैं, पर किसी व्यक्ति में जो मात्रा होती है, जो विशेषताओं का जो समूह है, पर किसी में कोई समूह ज्यादा होता है, कुछ विशेषताएं ज्यादा होती हैं और कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो कम होती हैं। तो इसीलिए सब व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इसी तरीके से उनको क्या कहते हैं कि जो हमारा हमारे जो चीजें हैं, हमारा जो कार्य करने का तरीका है, हमारा यही सब हमें एक दूसरे से जो है वो अलग करता है, ठीक है। कितना क्लियर है आप सभी को। चलिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो बुद्धि का दिया था, इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि मानी थी, बहुत सारी किताबों में
जो है आपका दिया है कि उन्होंने 11 मानी थी, 13 मानी थी, या 8 मानी थी, कि कितनी मानी थी, लेकिन जो हमारा अभी वर्तमान समय में जो हम मान रहे हैं, जो हमारी आपकी एनसीईआरटी मान रही है, वो क्या कह रही है कि हमारी जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि में जो हमारी विशेषताएं होती हैं, वो कितनी होती हैं, वो सॉरी, आपकी कितनी होती है, 9 विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। वो जो है वो 9 विशेषताओं से का बुद्धि जो है वो क्या है, 9 विशेषताओं का समूह है। बुद्धि जो है वो कितने तरीके का, 9 विशेषताएं, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नौ विशेषताओं का समूह है। क्लियर है। चलिए अब हम उन्हीं विशेषताओं में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी विशेषता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखिए, जो उन्होंने जो बुद्धि बताई थी, ठीक है ना, बुद्धि के बारे में उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी पहली बुद्धि है, ठीक है ना, उसका कोई एक ऑर्डर नहीं है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो पहली उनकी बुद्धि थी, वो क्या थी, आपकी शाब्दिक या भाषिक बुद्धि, शाब्दिक या भाषिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि। क्लियर है। आप देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने कहा था जो शाब्दिक या फिर आपकी भाषिक बुद्धि है, इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति जो होती है वो शब्दों से, वाक्यों से, कि उनकी जो क्षमता होती है वो बोध की, वो क्या होती है, उन पे उनकी पकड़ होती है, ठीक है ना। शब्दों शब्दों की, भावों की, भावों की पकड़ होती है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति लेखक या कवि हुए, या फिर जैसे आपका देखेंगे अभी जो आपके जो मूवी बनती है वहां पे जो राइटर होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें जो होती हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। इनको जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, विवेकानंद जी हैं, इसके भाषा की पकड़ उनकी बहुत अच्छी थी। तो ये सारी चीजें जो हमारे इस किसके अंतर्गत आते हैं, भाषिक या शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत। तो ये हमारी पहली बुद्धि हो गई, ठीक है ना। अब जो है वो हमारी दूसरी बुद्धि की हम जब बात करते हैं, दूसरी जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, हमारी तार्किक बुद्धि होती है, ठीक है ना। वो कौन सी बुद्धि है, हमारी तार्किक बुद्धि। तो गार्डनर महोदय क्या कहते हैं, जो हमारी बुद्धि होती है, तार्किक जो बुद्धि होती है, उस समय क्या होता है कि लोगों में जो ये तर्क का मतलब क्या था, इसमें जब हम उपमा दे करके कोई कार्य जो है, ठीक है ना, जब हम किसी से किसी के उपमा दे करके या तर्क के आधार पे अपनी बात रखते हैं, या हमारी जो तर्क की जो क्षमता होती है वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तर्क की जो क्षमता होती है, ठीक है, तर्क की क्षमता होती है, वो इसी के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपके वैज्ञानिक हो गए, ठीक है ना, आप देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके अंतर्गत ये विशेषता थी। वैज्ञानिक हो गए, ये सारे लोग जो है वो इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अगला है
जो बहुत बारी आपसे पूछा जाता है, बहुत बारी आपसे प्रश्न में ये जो बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि, कई बार आपसे प्रश्नों में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि इसमें क्या है, दृश्यात्मक या तार्किक बुद्धि, ठीक है ना। अगली जो आपकी बुद्धि है वो कौन सी है, दृश्यात्मक, दृश्यात्मक या स्थानिक, स्थानिक बुद्धि। ये बहुत बारी आपसे प्रश्न आया है, ठीक है। कोई विशेषता दे दी गई है और ये किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्या है, जब हम चित्र, आकृति, संकेत या देखा गया या जो चेतनात्मक ज्ञान है, या फिर हमारी जो, आप देखेंगे कि कोई भी चीज हमने देख लिया है तो वो चीज हमें याद रहेगी। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए, तो हमारा क्या है, वो इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम कोई, आपको आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई भी चीज देख लिया, या कोई भी किसी भी चीज में वो अंकों को, शब्दों को, दृश्यों को देख लिया तो वो चीज उसको याद हो जाती है, ठीक है ना। जैसे एक मूवी आपकी आई थी राजी मूवी, राजी मूवी में जो आलिया भट्ट थी, उसको क्या होता था कि उसको नंबर बहुत जल्दी याद हो जा रहे थे, उसीलिए उसको दूसरे देश में भेजा भी गया था। तो वही चीज, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा बहुत 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 ही नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। चलिए, तो आप सभी ये सारी चीजें जो है, मतलब वो चीज उसको, वो क्या है, वो ना दृश्यों की, संकेतों की, शब्दों की, अंकों की, इन सब चीजों की वो समझ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगली जो है हमारी बुद्धि है वो क्या है, संगीतात्मक, संगीतात्मक या, ठीक है ना, संगीतात्मक या आपकी लयात्मक बुद्धि। देखिए, आपको जैसे इसमें दिया होगा कि जैसे कोई व्यक्ति जो आपका, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो वो सब क्या करते हैं, या संगीत में बहुत बाय बर्थ वो गॉड गिफ्टेड होता है उनका, वो सारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चित्रकार होते हैं। वही मैंने बोला ना कि चित्रों में, संकेतों में उनका जो है वो समझ होती है। हाँ वेरी गुड, यही प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो और वो क्या है आपके, इसके अंतर्गत जो है आपके संगीतात्मक और लयात्मक बुद्धि में इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। संगीत में क्या रहेगा कि जैसे कि संगीत का बहुत ज्यादा ज्ञान, जैसे हमारी लता मंगेशकर जी हैं, बाय बर्थ उनको बहुत अच्छा, उनको गला मिला हुआ था। और जैसे हमारे कोई डांसिंग में बहुत अच्छा है, जैसे हमारे जो कोरियोग्राफर वगैरह होते हैं, वो सारे लोग जो होते हैं वो इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हमारा जो हमारा पांचवी बुद्धि है, शारीरिक या गतिक बुद्धि, शारीरिक, शारीरिक या गतिक बुद्धि। इसके अंतर्गत, मतलब शारीरिक या गतिक बुद्धि के अंतर्गत जो हमारे खिलाड़ी होंगी, जो हमारे जिम्नास्ट वगैरह होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। खिलाड़ी हुए, ठीक है ना, या जिम्नास्ट में जो कार्य करते हैं, जिम्नास्टिक वगैरह, वो सारे लोग इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब हमारा क्या होता है कि ऐसे जो अंतर व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, जो हमारा क्या है, अंतर व्यक्तित्व वाले, अंतः व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं,
अंतः वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अंतः वैयक्तिक जो बुद्धि होती है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि ये जो है आपकी, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जो है वो क्या है, वो अपनी भावात्मक जो स्थिति होती, सभी धन्यवाद धन्यवाद श्रेया जी, आपको मेरी बात मेरे तक, आपको जो मैं कहना चाह रही हूँ अगर वो आपको समझ में आ रही है, जो आपको सारी चीजें, वो सारा चीजें आपको वो आप याद, मतलब आप समझ ले रहे हैं, तो आप सभी को मेरा थैंक यू। ठीक है, चलिए आप अब देखते हैं अंतः वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। अंतः वैयक्तिक में जैसे कि ये विश्लेषण, स्वप्न या कोई भावात्मक चीजों के अंतर्गत ये जो कार्य करती है, व्यक्तिगत जो इनकी जो अपने अंदर जो ताकत होती है, वो सारी चीजें, मतलब ये अपने अपनी भावनाओं में, अपने कार्यों में, अब जो बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि वो बैठे बैठे दिवा स्वप्न बहुत देखते हैं, ये सारी जो अपनी भावात्मक स्थिति होती है उसके अंतर्गत इस में या बहुत मजबूत होते हैं अपने अपने चीजों में, जो अपनी उनकी विल पावर में, वो सारे लोग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अंतः वैयक्तिक में यही है कि जैसे आप दूसरों के साथ जो है वो संबंध हो, आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होती हैं वो बहुत अपनी भावनाओं पर वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हैं, अपनी भावात्मक उन स्थिति जो होती है उनकी बहुत मजबूत होती है, वो सारे लोग जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है ना, अब है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने चीजों से, अपने अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं, इसमें जो अंतर्वैयक्तिक होते हैं अपनी अपने 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 विचारों से, अपने भाव, अपनी बातों से ये दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है ना, ये अपने कन्विंसिंग वाली बात जो होती है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऐसे लोगों में आती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके जो नेता होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे शिक्षक होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इनमें जो है वो क्या होता है, ये अपनी चीजों में जो है वो अपनी बातों से हम दूसरों की भावनाओं को समझ, ये हम दूसरे के चीजों को समझ ले, अगला व्यक्ति दूसरा क्या जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है या सुनना चाह रहा है, वही चीज जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं हमारी अगली, जो इसमें मैंने कल ही आपका प्रैक्टिस सेट में करवाया था, प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे क्या होते हैं, वातावरण से, प्रकृति से जो प्रेम वाले होते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, हाँ चलिए। अब हमारा जो प्राकृतिक बुद्धि है उसमें जो प्रकृति से संबंधित जो वो प्रकृति के बारे में समझ रखती हैं, गहनता से उसके विषय में विचार करती हैं या सोच रखती हैं, जानकारी रखती हैं, वो सारे जो लोग होते हैं ये उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपके जो पर्यावरणविद है, ठीक है ना, या फिर आपके जो जीव विज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, जो उसमें अपनी स्टडी करती हैं, वो सारे लोग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इसको
यहाँ तक तो आपकी 8 बुद्धि तो आपकी पहले मानी गई थी, ठीक है ना। ये आपके जो गार्डनर महोदय थे, उन्होंने यहाँ तक की जो चीजें थी ये मानी गई थी, परंतु आपका 2000 में, ठीक है ना, 2000 में आपकी एक और बुद्धि जो है वो ऐड हो गई थी। वो कौन सी ऐड हुई थी? वो आपकी हुई थी एक आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि। ये आपके 2000 में ऐड हुई थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपकी बुद्धि जो है पहले 8 मानी गई थी, अभी करंट में आपकी 9 मानी जा रही है। बहुत सारी बुक्स में 11, 13 तक दी गई है, 8 भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं, परंतु हमारा जो है, थैंक यू सो मच। और आप ये जो है, जो आपको अगर एग्जाम में आपका आ रहा है तो आपको ये 9 मानी जाएगी, और ये 9 जो ऐड हुई है वो ये अस्तित्ववादी बुद्धि ऐड हुई है। तो अब इसमें क्या होता है, जो हम अस्तित्ववादी बुद्धि जो होते हैं, ये मानव के अस्तित्व से संबंधित जो विचार करते हैं, जो बातें करते हैं, जो उसके बारे में जो वास्तविकता का बोध कराते हैं, ये सारे लोग जो होते हैं ये अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारे दार्शनिक, हमारे चिंतक, ये सारे लोग क्या होते हैं, हमारे अस्तित्व की ही तो बात कर रहे हैं, तो उसी की बात इसमें की जाती है। अब ये क्या है, ठीक है। अब हमारी ये 9 बुद्धियां हो गई हैं, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो है गार्डनर महोदय, हमारा ये 9 सारी बुद्धियां हो गई, हमने जो जो पढ़ा। अब हम देखते हैं कि गार्डनर महोदय जो है वो क्या कहते हैं कि जो हम हमारी जो बुद्धि होती है वो क्या है, हमारी कई विशेषताएं जो होती हैं, उन्हीं विशेषताओं का एक गुण होता है, जो कोई एक गुण जो है हमारा अन्य गुण से ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है ना। अन्य गौड़ हो जाते हैं, लेकिन एक कोई एक प्रमुख गुण होता है जो वो एक एक आप कहेंगे वो ज्यादा आपका प्रमुख माना जाता है, ठीक है। 8 एग्जाम में 8 और 9 आए तो देखिए आपका 9 ही माना जाएगा, ठीक है ना। आप ऑप्शन में अगर 9 रहेगा तो आपको 9 ही लगाना है, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बता रही हूँ, एनसीईआरटी की चीजें बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अगर एग्जाम में 8 या 9 आ रहा है तो आपको 9 ही लगाना होगा। चलिए, अब हम लोगों ने गार्डनर महोदय को देखा। गार्डनर महोदय जो है वो क्या, उन्होंने अपनी माइंड ऑफ फ्रेम जो बुक है, ठीक है ना, उसमें उन्होंने अपना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आईक्यू को नहीं माना, उन्होंने कई विशेषताएं जो है बुद्धि से संबंधित, वो उनमें उन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है वो कई विशेषताओं का समूह है। अब वो समूह में कोई एक विशेषता होती है जो हमारी प्रमुख होती है, अन्य सारी विशेषताएं हमारी उसके पीछे अनगौड़ हो जाती हैं। इतना क्लियर है। अब उन्होंने जो विशेषताएं बताई उसमें उन्होंने 9 तरीके की विशेषताएं बताई। पहली उन्होंने भाषिक या तार्किक बुद्धि, दूसरी है उन भाषिक बुद्धि, दूसरी तार्किक बुद्धि, तीसरी है स्थानिक बुद्धि, चौथी है आपकी शारीरिक या गतिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। इतना क्लियर है आप सभी को। और इसके अंतर्गत मैंने बताया कि कौन कौन बुक आती है, बस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्लियर है तो मेरे कुछ प्रश्नों का आप जवाब देंगे। आप अगर कुछ आपको क्लियर है तो मेरे प्रश्नों का कुछ जवाब दे दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं,
पर आप एक दो प्रश्न उससे संबंधित है, थ्योरी अगर आपने पढ़ ली है तो उसको आप लोग दीजिएगा, ठीक है। 2-4 ही क्वेश्चन हैं। मुझे लगा कि थ्योरी के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें मैं आपको ओरली बता दे रही हूं, गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तीसरा है आपका बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए। नहीं नहीं, मैंने बोला कि उसका क्या मतलब है, बुद्धि की अवधारणा का जो निहितार्थ है, फिर से सुनिए, कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, या अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ठीक है, या फिर बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। चलिए क्या हुआ, आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है भाई। चलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं आपको ऐसे ओरल बता दे रही हूं। मैंने अभी बताया कि बुद्धि जो होती है अलग अलग आयामों से संबंधित होती है। अब बहुत आसान सा आपका प्रश्न है, प्लीज आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। आप अब एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, यह किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो ये जो है ये पर्यावरण की बात की जा रही है। जो शिक्षिका है वो पर्यावरण के बारे में बात कर रही है, उसको वर्गीकृत करने के बारे में बात करिए। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका भाषिक बुद्धि, दूसरा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, तीसरा है आपका प्राकृतिक बुद्धि और चौथा आपका है शारीरिक या गति संवेदी बुद्धिमत्ता। बहुत आसान सा प्रश्न है। शिक्षिका जो है वो प्राकृतिक चीजों को दिखा रही है, उसका वर्गीकरण करने की बात कर रही है, तो कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड वेरी गुड, प्राकृतिक बुद्धि। अब एक लास्ट आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो दीजिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। यह क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। या तीसरा, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। या बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। चलिए इसके ऑप्शन बड़े हैं तो इसलिए मैं ही आपको क्लियर कर दे रही हूं। तो देखिए आईक्यू को तो गार्डनर महोदय माने ही नहीं थी, ठीक है ना, और दूसरे को ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही कक्षा में आपको अलग अलग तरीके से हम चीजों को पढ़ाएं, ठीक है ना। और ये जो भाग्य के ऊपर हम चीजें नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, इसमें क्या कर रहा है कि पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की जो एक रूपरेखा की तरह हमें पढ़ा, मतलब एक फ्रेम बना लेना चाहिए। हमें एक टीचर को क्या है, जब एक टीचर हो जाता है तो वो बहुत सारे क्लास में बच्चे होते हैं, उन बच्चों की विशेषताएं अलग होती हैं, उनकी बुद्धि अलग होती है। तो उन सारी विशेषताओं के आधार पे एक सामान्य फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए, उसी के आधार पे उसको अपनी स्टडी करवानी चाहिए या टीचिंग करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये आज की जो हमारी थ्योरी की क्लास है वो क्लियर वो जो है हमारी हो गई है। अब कल आप लोग को क्या करना है, मेरा एक
दिया गया होमवर्क है आप जरूर करिएगा। आप पहले जो है हार्वर्ड गार्डनर को हमने पढ़ा, तो आप जो है जितने भी आपके प्रश्न आए हैं गार्डनर के, उससे संबंधित जितने भी आपको प्रश्न मिले उन सभी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसको सॉल्व करेंगे, जहां पे जो कठिनाई होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप वो डालेंगे, ठीक है ना। क्लास हो जाने के बाद जो आपका कमेंट आएगा उसमें डालेंगे या उसका आंसर देंगे, तो वो सारी चीजें जो होगी आपको क्लियर होंगी। जितने आप थ्योरी पढ़ने के बाद जितना उसी से संबंधित जो है आप पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपका जो है वो पार्ट जो है वो आपकी एक थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं। हाँ, लेकिन आंख बंद करने में ही कई बारी गलती होती है, ठीक है ना। हमारी जब बहुत सारी चीजें जब हमें आती रहती हैं और हम जल्दबाजी करते हैं, तो वहीं पर हमारी गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों को हमें सुधारने की आवश्यकता होती है, फिर बाद में बहुत पछतावा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको ये हो गया, मेरा होमवर्क हो गया, ठीक है। आपको वो सारी चीजें बता दी गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है गार्डनर महोदय के जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है। अब तब तक के लिए मैं आप सभी का जो है वो थैंक यू सो मच क्लास। आप सभी ने जो है वो क्लास को में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से आपने आंसर भी किया। चलिए, तो अगर कोई एनी प्रॉब्लम आपको इस थ्योरी से संबंधित, तो आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तब तक के हम लोग कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा थैंक यू।